welcome to Super Gets Cat. I am Pankaj Ajite, and today here we are going to discuss another set of important current affairs question for Z 2025. Before I start my discussion, I must tell you, इसके पहले we have taken around 2 sessions जहाँ पर important current affairs हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं, MCQs हम लोगों द्वारा पहले डिस्कस किए गए हैं. Herein जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, they are from the month of September, because earlier we have taken care of month of November as well as October. पैटर्न हमारा सेम रहेगा. वी आर गोइंग टू टेक सम इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव, एंड इन टाइम टू कम अनदर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम इन नेक्स्ट सेशंस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज who has been recently appointed as the next एयर चीफ, है ना, एयर फोर्स चीफ या कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हम जो बोलते हैं, किन्हें अपॉइंट किया गया है. तो देखिए, जब अपॉइंट किया गया था उस समय एयर मार्शल थे, अभी है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह. यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह. ध्यान रखिए, यहाँ पर आफ्टर द अपॉइंटमेंट ही हैज बिकम एयर चीफ मार्शल, है ना. अपॉइंट के बाद में ये एयर चीफ मार्शल हो चुके हैं. तो एक तो हमें ध्यान रखना है ही इज एयर चीफ मार्शल नाउ. सेकेंडली, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और होते हैं. को क्या होता है, एक तो हमारे आर्मी चीफ कौन है और दूसरे फिर हमारे नेवी चीफ कौन है. तो हमारे आर्मी चीफ जो है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, है ना. आर्मी चीफ में यहां लिख दो, तो आर्मी चीफ है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी. इसके अलावा नेक्स्ट इज एयर चीफ, आर्मी चीफ और तो नेवी चीफ. नेवी में देखें तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये नाम भी हमें ध्यान रखने हैं. तो अगर क्वेश्चन आता है तो रिलेटेड 2 क्वेश्चन क्या होंगे हमारे, हु इज द एयर चीफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. दीज 3 क्वेश्चन शुड बी क्लियर टू अस. ये तीनों हमने आपको यहाँ बता दिए. तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, यू मस्ट बी knowing about this. Next is which film was selected as the official entry for Oscar 2025. Oscar 2025, देखिए, एक तो ऑस्कर अवार्ड जो है उन्हें एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है. ऑस्कर अवार्ड्स एज वेल एज एकेडमी अवार्ड्स, है ना, दोनों वन एंड द सेम थिंग. ऑस्कर 2025 या कि फिर 97th एकेडमी अवार्ड्स, 2025 या 97th एकेडमी अवार्ड्स. ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत जो हुई थी दैट वाज इन ईयर 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी. हमारी पहली मूवी, जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2025 फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ, अगर हमारे साइड से हम बात करें तो देखिए, हमारी जो इस बार की मूवी भेजी गई थी दैट वाज लापता लेडीज, है ना. तो ये तो करेक्ट आंसर हुआ. बट लेटेस्ट न्यूज ये है कि लापता लेडीज जो है ना, वो उन 15 मूवीज में, देखिए क्या होता है, पहले मूवीज भेजी जाती हैं, उनमें से 15 मूवीज को नैरो डाउन किया था, सिलेक्ट किया था बाय वोटिंग. फिर से अगेन वो सीक्रेट वोटिंग होती है, उसमें 5 मूवीज को नैरो डाउन करके नॉमिनेशन के लिए भेजा जाता है. उनमें से एक मूवी सिलेक्ट होती है ऑस्कर्स के लिए, मतलब विनर होती है बेसिकली. तो हमारे द्वारा जो मूवी भेजी गई लापता लेडीज, इट कुड नॉट मेक इट टू द 15 टॉप 15 मूवीज में, ये नहीं हो पाई. बट जो हमारी आज तक मूवी हो पाई है, जबकि जो नॉमिनेशन लेवल तक पहुंची है, तो देखिए 1957 में हमने मदर इंडिया वाज द फर्स्ट मूवी वी सेंट फॉर ऑस्कर्स, and Mother India was the first movie which was sent. In 1957 में it could make it to the nomination level, did not win but made it to nomination level. Then in 1988 में it was Salam Bombay. Salam Bombay in 1988. Mother India was directed by Mehboob Khan. Salam Bombay was directed by Meera Nair. है ना, अगर कहीं पूछते हैं तो मदर इंडिया वाज डायरेक्टेड बाय महबूब खान, है ना, मीरा नायर, महबूब खान. एंड लास्ट मूवी टू मेक इट टू द टॉप 5 दैट नॉमिनेशन वाज लगान इन 2001. इट वाज डायरेक्टेड बाय आशुतोष गोवारिकर, है ना. आज तक केवल ये 3 मूवीज जो हैं वो नॉमिनेशन लेवल तक पहुंची हैं. इस बार की मूवी कुड नॉट इवन मेक द टॉप 15 मूवीज, लेट अलोन द नॉमिनेशन. लास्ट टाइम हम लोगों ने 2018 एवरीवन इज अ हीरो वाज द मूवी सेंट बाय इंडिया फॉर दिस इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी. तो इस बार का लापता लेडीज, और ये मूवीज की ये बात करें तो इट वाज दिस
आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी थी, किरण राव वेंट ऑन टू डायरेक्ट दिस मूवी, है ना। तो दिस मस्ट बी क्लियरली रिमेंबर टू अस, ये भी ध्यान रहना चाहिए, है ना। डिटेल यहाँ पर, हाँ ये डिटेल देख लीजिए। इस बार की लापता लेडीज, दिस वाज द मूवी। लास्ट वीक 2018 एवरीवन इज वाज अ हीरो, है ना, इज अ हीरो, दिस वाज। ये 97th एकेडमी अवार्ड्स आई टोल्ड यू, या कि ऑस्कर 2025 भी बोलते हैं, शुरुआत 1929 से हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which country recently returned 297 illegally trafficked antiquities to India? अब देखिए क्या होता है, हमारे देश में कई सारे आर्टिफैक्ट्स, एंटिक्विटीज, कलाकृतियां, वो स्मगल होकर कई दूसरे देशों को भेजी गई हैं, है ना। बट लास्ट डेकेड से 2014 से लेकर अब तक भारत की सरकार ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट हैज डन लॉट ऑफ एंडेवर्स, तो कई प्रयास किए हैं कि उन्हें वापस लाया जा सके। तो वेन एवर इन एनी विजिट इंडियन आरपीएम इज गोइंग टू दीज प्लेसेस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, तो वहां पर नेगोशिएशन किए जाते हैं, बातचीत की जाती है। तो लेटेस्ट जो विजिट थी पीएम मोदी की, उसके बाद से 297 आर्टिफैक्ट्स या एंटिक्विटीज वो यूएसए से हमारे देश में वापस लाई जा सकी हैं। हाउ मेनी? 297। और इसे मिला करके टोटल नंबर जो हो चुके हैं, दैट हैज गॉन टू 640 इन ओनली लास्ट वन डेकेड। 640 एक डेकेड में। 578 तो केवल यूएसए से लाई गई हैं, है ना। 578 फ्रॉम ओनली वन नेशन। इसके अलावा 16 from UK and 40 from Australia. So these many artifacts, antiquities have been brought back to India in last one decade. और ये देखिए डिटेल यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड किया हुआ है कंप्लीट, जो अभी लाई गई उनकी हम बात करें यहाँ पर। तो स्पष्ट एकदम। तो लेटेस्ट अगर पूछे तो आर आंसर शुड बी यूएसए। ऑन विच डेट अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। Every year on 25th of September, अंत्योदय दिवस is observed. अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत, लास्ट पंक्ति में खड़ा लास्ट व्यक्ति। उदय मतलब उसके उत्थान की बात कर रहे हैं, उसके बेहतरी की बात कर रहे हैं। तो अंत्योदय मतलब उस लास्ट व्यक्ति तक, पंक्ति में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति के उदय उत्थान की बात करते, तो उसको अंत्योदय कहा जाता है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सितंबर 25 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि भारतीय जनसंघ, है ना, भारतीय जनता पार्टी का पुराना वर्जन एक तरीके से मानिए, और आरएसएस को बिलोंग करते थे, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये अंत्योदय दिवस जो है ना, वो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया है। क्लियर? तो 25th ऑफ सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अंत्योदय दिवस इन इंडिया, है ना। रीजन आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024। भारत की रैंक इसमें क्या है? देखिए समझिए, नाम तो इसका एशियन पावर इंडेक्स है ना, लो इंस्टीट्यूट द्वारा इसे निकाला जाता है। अब है तो एशियन पावर इंडेक्स, बट इसमें अगर पूछा जाए सबसे पहली रैंक किस देश की है, तो यूएसए इज गॉट द फर्स्ट रैंक इन दिस। मतलब मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ एशिया इज यूएसए, विच इज नॉट इन एशिया ऑल टुगेदर, विच इज इन नॉर्थ अमेरिका। तो फर्स्ट थिंग एशिया। सेकंड जो यहाँ पर है दैट इज चाइना। तो चाइना has got the second rank here. And third is India. Now third is India. Why I'm saying now third is India? Because last year तक India had a rank of fourth. जापान को पीछे करके अब यार हमारी रैंक जो अब यहाँ पर थर्ड हो चुकी है। तो यूएसए, चाइना, इंडिया आर द टॉप थ्री कंट्रीज। यूएसए दो नॉट पार्ट ऑफ एशिया, स्टिल हाईएस्ट, मतलब पावरफुल नेशन इन एशिया इट इज टर्म बिकॉज ऑफ इट्स इंटरफेरेंस इन ऑल द पॉलिसीज दे मेक। तो यहाँ पर एशियन पावर इंडेक्स, है ना, लोवें इंस्टीट्यूट निकालता है। इंडिया के रैंक थर्ड है, यूएसए फर्स्ट एंड चाइना लास्ट टाइम तक वी वर एट द फोर्थ पोजीशन। नाउ जापान को पीछे करके हम जो है वो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर आए। तो दिस शुड बी क्लियरली नोन टू अस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट बी एस्टेब्लिश्ड, है ना। तो पहले देखिए, ये जो चिप की बात कर रहे हैं हम लोग, ये माइक्रोचिप की बात करें। सेमीकंडक्टर्स हम लोग बोलते हैं ना, माइक्रोचिप मतलब जो जिसको बोलना चाहिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पहले क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ना, छोटे से अपने पुराने रेडियोज वगैरह देखो तो बड़े से सर्किट्स बनाए जाते थे, है ना। अब क्या होता है, वो सर्किट जो होते हैं ना, उनको एक छोटी सी प्लेट पर, छोटी माइक्रोचिप पर उनको बनाया जा सकता है ना। सो दैट इज वो जो है ना, उस प्रोसेस को, मतलब ये अपने आप में बोले चिप फैब्रिकेशन प्रोसेस जो होती है, वो होती है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब उसमें क्या होता है, मल्टी मटेरियल मतलब होता है अलग अलग मटेरियल की मे बी लेयर्स और समथिंग वो बनाई जाती है। इसमें पहला ऐसा यूनिट जो है फैब्रिकेशन यूनिट, वो उत्तर प्रदेश में, है ना, जावर करके जगह वहां पर जो होती है ना, जहां पर दिस
जेबार, सॉरी, जेबार इज द प्लेस जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है, वहां पर ये फैब्रिकेशन यूनिट, दुनिया की पहली मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट जो है यहाँ पर आने वाली है। तो इंडिया इज गोइंग, मतलब इंडिया में आ रही है और इंडिया और यूएस के कोलेबोरेशन से है, इंडिया एंड यूएस इज इन्वॉल्व, है ना। ये नेशनल सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए इसको वहां पर स्थापित किया जा रहा है। कौन कौन इन्वॉल्व है? यूएस की स्पेस फोर्स, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो हमारा चल रहा है, and these two companies, Bharat Semiconductors and 3D Tech are the companies involved, है ना। इंपॉर्टेंट वन ध्यान रख लीजिए, पहली ऐसी यूनिट इज गोइंग टू कम इन यूपी, है ना, जेवार। विद स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू डिसकंटिन्यू इट्स आइकॉनिक ट्रैम सर्विसेज। ट्रैम सर्विसेज का अगर ध्यान हो तो आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में ट्रैम सर्विसेज पे कई सारे गाने वगैरह फिल्माए गए हैं ना। ट्रैम सर्विसेज 151 ईयर्स बैक ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे देश में स्थापित की गई थी, और केवल कलकत्ता में नहीं की गई थी, कलकत्ता के अलावा इट वाज इन चेन्नई, मुंबई, देख लीजिए, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, कोची। अब इन स्टेट सिटीज में तो पहले से खत्म की जा चुकी है, डिसकंटिन्यू की जा चुकी है। नाउ इट इज बीइंग डिसकंटिन्यूड फ्रॉम कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा कोलकाता से इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। इन सम प्लेसेस जो नाम दिए गए हैं, यहां पर इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड फॉर हेरिटेज सर्विस की तरह उसको कंटिन्यू किया जाएगा, बाकी जगह से इट इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड। उसका रीजन ये है कि देखिए इट स्टार्टेड सम 150 इयर्स, 51 इयर्स बैक ना, 150 वर्षों पहले इसको स्टार्ट किया गया। तब से लेकर अपने कई परिवर्तन आ चुके हैं जो इंपॉर्टेंट, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात करें तो नाउ इवन मेट्रो सर्विसेज हैव बीन स्टार्टेड। तो हाई स्पीड सर्विस एक तरीके से ना अब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये एक तरीके से इट इज मोर सो इट इज नॉट रिलेवेंट नाउ, है ना, बट उसके हेरिटेज पर्पस के कारण पर इन फॉर दीज थ्री प्लेसेस इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, बाकी जगह से इसे डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। लास्ट वन इट इज फ्रॉम कोलकाता आल्सो, few places it is going to remain, it will be discontinued now, with officially being recognized by Guinness Book of World Records as most prolific actor, most prolific actor। prolific का मतलब होता है somebody creative, somebody more productive, है ना। अब as actor and dancer at the same time, तो देखिए रजनीकांत, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, प्रभुदेवा आर द फोर नेम्स गिवन टू यू, वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट यहाँ माने, बट करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है वो होता है चिरंजीवी। चिरंजीवी जो है उन्होंने 156 मूवीज में, 156 मूवीज में 537 सॉन्ग्स एंड 24,000 मूव्स, है ना, डांस मूव्स, 24,000 डांस मूव्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। 24,000 डांस मूव्स, है ना, और 45 वर्षों से फॉर लास्ट 45 ईयर्स इज इन इंडस्ट्री, तो दैट इज वाई रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। Which new airline is being approved by the aviation ministry recently? तो देखिए एविएशन मिनिस्ट्री ने कुछ समय पहले शंख एयर, है ना, यूपी बेस्ड एयरलाइन, क्या है ये, यूपी बेस्ड एयरलाइन है, इसको अभी कुछ समय पहले अप्रूवल दिया गया है, नोएडा से स्टार्ट होगी बेसिकली, है ना, नोएडा बेस्ड एयरलाइन इज गोइंग टू बी, और कहां से, नोएडा से ये है, इट इज गोइंग टू बी टू द प्लेसेस लाइक लखनऊ, है ना, काशी एंड गोरखपुर, इन जगह के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब मोस्टली इन जगह से, बाकी भी। तो शंख एयर हैज बीन गिवन अप्रूवल रिसेंटली बाय द एविएशन मिनिस्ट्री ने शंख एयर को कुछ समय पहले अप्रूवल, मेरी सॉरी, शंख एयर को अप्रूवल दिया हुआ है, फर्स्ट scheduled airline in UP, as I've told you, and mostly from this Noida International Airport, जेवार मैंने कहा ना, वहां से शुरुआत होने वाली है, और लखनऊ नोएडा पहले कहा गया, बट लखनऊ नोएडा एंड अदर प्लेसेस ऑफ यूपी, वहां के लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो पहली यूपी बेस्ड एयरलाइन, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज एस्ट्रोनॉट्स ओलेग एंड निकोलाई हैव सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्टे इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो पहले तो देखिए इन दो नाम को, क्वेश्चन आता है तो इन दो नाम को देख करके हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि भाई द करेक्ट आंसर इज रशिया। क्लियर, तो रशिया के दो एस्ट्रोनॉट्स 374 डेज, 374 दिन लगातार ये आईएसएस में रहे। आईएसएस का मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत जो हुई थी, मतलब यहाँ पर ये लोग 2000 से एक तरीके से वहां पर रह रहे हैं, मतलब वहां पर रह रहे हैं, कोई ना कोई वहां पर somebody has or other has gone। शुरुआत इसकी 1998 में हुई थी, है ना, 1998 में इसको शुरू किया गया था। कौन कौन इन्वॉल्व थे?
तो भाई इसके लिए नासा यूएस, है ना, रॉसकॉस्मोस रशिया, है ना, जैक्सा जापान, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, है ना, और सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये 5 का कोलेब्रेशन है। अब तक करीब करीब 270 एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन टू आईएसएस, है ना, 270 जा चुके हैं फ्रॉम अराउंड 20 प्लस नेशंस, है ना। अनफॉर्चुनेटली नो इंडियंस हैव गॉन येट, बट उसके प्रयास चल रहे हैं। बट दीज मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन टू आईएसएस टिल नाउ, जिनमें से ये दो जो इनकी बात की जाए तो इन्होंने एक साथ 374 दिन लगातार रहकर रिकॉर्ड वहां क्रिएट किया है। दे बिलोंग टू रशिया, है ना। किसको बिलोंग करते हैं? रशिया को बिलोंग करते हैं। दूसरा ये जो ओलेग है, इनका एक और रिकॉर्ड है। इन्होंने अब तक सबसे ज्यादा 1111 डेज टोटल क्यूमुलेटिव, मतलब अलग अलग मिशन में टोटल नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन स्पेस बाय ओलेग, ये जो नाम दिया गया है इनके द्वारा स्पेंड किया। तो ये दोनों ही हमें ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया 374 डेज, बट इवन दिस थिंग शुड बी क्लियरली रिमेंबर टू अस। इट्स अ रिकॉर्ड, बेसिकली अपने आप में ये रिकॉर्ड है ना, शुड बी क्लियर नोन टू। आईएसएस के बारे में आई हैव टोल्ड यू। Who did Kamala Harris select as her vice presidential running mate? रनिंग मेट का मतलब होता है कि वह उम्मीदवार जो बाद में अगर जीत करके आते हैं तो विल बिकम वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस प्रेसिडेंट। अब होता क्या है कि अगर कमला हैरिस जीतती तो ये वाइस प्रेसिडेंट बनते। अब तो खैर चुनाव हो चुका है, कमला हैरिस हार चुकी हैं। उनके रनिंग मेट पूछे गए तो उनके रनिंग मेट उस समय उनके द्वारा चुने गए थे, वो थे टिम वॉल्स, है ना। टिम वॉल्स, किसने चुना टिम वॉल्स को अपना रनिंग मेट चुना था? इट वॉज बाय कमला हैरिस। अब जो जेडी वांस है भाई, ही वॉज चूजन बाय हमारे जो ट्रम्प है ना, उन्होंने इनको चुना था। तो ट्रम्प हैज बिकम दी प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं, और जेडी वांस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं। तो ही इज गोइंग टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रम्प इज गोइंग टू बिकम प्रेसिडेंट। ट्रम्प जो है वो रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं, ये ध्यान रखें। कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेट, है ना। तो यहां पर कमला हैरिस के साथ में रनिंग मेट थे टिम वॉल्स, एंड ट्रम्प के साथ में रनिंग मेट जो थे जेडी वांस। जेडी वांस इज गोइंग टू बिकम वीपी नाउ, ही इज गोइंग टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। ट्रम्प इज गोइंग टू बिकम प्रेसिडेंट नाउ देयर, ना, वो प्रेसिडेंट वहां पर, मतलब चुनाव हो चुका है, जीत चुके हैं, कुछ समय में वो प्रेसिडेंट वहां पर बन जाएंगे। तो दिस शुड बी क्लियरली नोन टू अस, ये हमको याद होना चाहिए। है स्पष्ट एकदम? नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कुछ समय पहले तक इट वाज दिनेश कुमार खरा, एंड नाउ इट इज सी एस शेट्टी, जो अब जाकर के एसबीआई के चेयरमैन नियुक्त किए गए। तो सिंपल अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, वन लाइनर, शुड बी नोन टू अस। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी वो रिसेंटली कन्फर्ड टू अमंग द फॉलोइंग। तो ये जो अवार्ड है वहां का फिजी का हाईएस्ट अवार्ड, सर्वोच्च सम्मान, वो कुछ समय पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था, है ना, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, शी इज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, एंड पीएम मोदी इज आर 14th पीएम, है ना, ही इज 14th पीएम एंड प्रेसिडेंट मुर्मू इज 15th प्रेसिडेंट। ये तो थोड़ा सा मतलब एडिशनल है, बट ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वन। रीसेंट अवार्ड की बात करें, गिवन टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सम टाइम बैक, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। एक तो ये अवार्ड दिया गया, दूसरा एक और ध्यान रखना, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ तिमोर ईस्ट, है ना, तिमोर लेस जो बोलते हैं ना, वो जो देश है उनका हाईएस्ट अवार्ड भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी कुछ समय पहले दिया गया था, है ना, तिमोर लेस का अवार्ड भी दिया गया था। हाउ मेनी अवार्ड्स वन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट अंडर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इस बाय नेम सेज ना, ये हमारे देश के साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले अलग अलग पुरस्कार दिए जाते थे, अब सभी पुरस्कारों को एक साथ कंसोलिडेट कर दिया गया। तो क्या किया गया कि टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स विल बी 56, और वो एक साथ दिए जाएंगे। अब वो 56 अवार्ड टोटल होते हैं जो मैक्सिमम हो सकते हैं। इस बार कितने दिए गए? तो इस बार उसमें से 33 अवार्ड दिए गए। देखिए टोटल मतलब अगर मैं आपसे कहूं कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना, तो मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो ध्यान रखिएगा, कहीं पूछते हैं तो 56। 2024 पहली बार इनॉग्रल जो दिए गए वो कितने हैं? तो वहां हमारा आंसर होना चाहिए 33।
क्लियर। इनॉग्रल 24 में 2024 में 23 दिए गए, टोटल मैक्सिमम अगर दिए जाते हैं कि सारे ही दे दें तो 56 अवार्ड दिए जा सकते हैं। ये क्लियर। नेक्स्ट इज, हाँ तो ये हमने देख लिया था, तो चलो इसको डिटेल में देख ले। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मैंने आपसे कहा टोटल 33 इस बार दिए गए, 33 अवार्ड्स गिवन ऑन 23 अगस्त, पहली बार दिए गए हैं, इनॉग्रल हैं, मतलब पहले दिए जाते थे, उनको एक साथ करके राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कर दिया गया। ध्यान रखिए 13 साइंटिस्ट रिसीव विज्ञान श्री। तो ये 4 जो अवार्ड होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? एक होता है विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और साइंस टीम, ये 4 ना। अब इसमें ध्यान रखें, विज्ञान रत्न जो होते हैं ना वो मैक्सिमम 3 होंगे, विज्ञान श्री जो होंगे वो मैक्सिमम 25 होंगे, विज्ञान युवा पुरस्कार मैक्सिमम 25 दे आर गोइंग टू बी, है ना, मैक्स इज 25 यहाँ दिया हुआ है, एंड साइंस टीम अवार्ड मैक्स 3 इट इज गोइंग टू बी गिवन। तो इन सबका अगर हम टोटल लगाते हैं तो ये 3 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 3 गोज टू 56। मैक्सिमम कितने होंगे? अब इस बार कितने दिए गए तो आपको ये पहले बता दिया है, फिर भी देख लें। विज्ञान पुरस्कार जो रत्न, विज्ञान रत्न दिया गया पहला, तो गिवन टू गोविंद राजन पद्मनाभन, है ना, जो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आईएससी बैंगलोर। विज्ञान श्री जो दिए गए 13 अवार्ड्स, नाम की खास आवश्यकता नहीं है, टोटल 13। विज्ञान युवा दिए गए टोटल 18, एंड एक अवार्ड विज्ञान टीम जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम थी उनको दिया गया। देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 13 18 इन टोटल आपको लगाते हैं तो ये हमारा 33 अवार्ड्स होते हैं। तो काउंट आपसे पूछा गया था, शुड बी क्लियरली नो, राइट। चलिए नेक्स्ट इज इंडिया एट द रेट ऑफ 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस इज रिटन बाय हूम अमंग द फॉलोइंग। ये जो बुक है इट वाज रिटन बाय केवी सुब्रमण्यम, है ना, केवी सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई किताब है। ये हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ध्यान रखिए फॉर्मर है बेटा, ये former chief economic advisor, presently he is ED, executive director to IMF from India, है ना। तो अभी उनके द्वारा लिखी किताब है, इंपॉर्टेंट बुक, इंडिया एट द रेट ऑफ 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। एट द रेट ऑफ 100 मतलब 2047 तक की हम बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई बुक, ध्यान रख लीजिए। केवी सुब्रमण्यम शुड बी आवर आंसर हियर। नेशनल हैंडलूम डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। हिस्टोरिकल इसका एक कनेक्शन है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 7 अगस्त 1915 स्वदेशी आंदोलन की, 1905 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 2015 में हमारी गवर्नमेंट द्वारा इस दिन को नेशनल हैंडलूम डे की तरह मनाया जा रहा, तब से मनाया जा रहा है ना। इट वाज इनॉग्रल जो हुआ था 7 अगस्त 2015 को, उसको पहली बार मनाया गया, वह पीएम मोदी ने अनाउंस किया। और हमारा जो हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी होती है उनको एक तरीके से सम्मान दिया जा रहा है ना, ऑनर आर हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी एंड हाईलाइट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इसके लिए इस दिन को, स्वदेशी आंदोलन वाले दिन को हैंडलूम डे की तरह मनाया जा रहा है। ये क्लियर। तो 7 दिस सितंबर ध्यान रख लीजिएगा, अरे अगस्त, 7 अगस्त, आई एम वेरी सॉरी, 7 अगस्त ना, सितंबर और अगस्त के क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग। नेशनल जेवलिन डे किस दिन मनाया जाता है? अगेन आवर आंसर इज 7 अगस्त ओनली। अब जेवलिन डे तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा क्लैरिटी होगी, 7 अगस्त 2021 को, 2021 में, है ना, हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं उनके द्वारा गोल्ड जीता गया था। कहाँ जीता गया था? तो टोक्यो ओलंपिक्स में उनके द्वारा गोल्ड जीता गया था। कहां पर? टोक्यो ओलंपिक्स में, है ना। कब? 7 अगस्त 2021 को। तो उस दिन हमारे देश में नेशनल जेवलिन डे की तरह डिक्लेयर कर दिया गया, है ना, नेशनल जेवलिन डे की तरह डिक्लेयर कर दिया गया। अगस्त 7 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। इस बार खैर वी वेंट ऑन टू विन सिल्वर, बट देन वी वेंट ऑन टू विन गोल्ड एंड डे वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल जेवलिन डे। और ध्यान रखिए हैंडलूम डे एंड जेवलिन डे दे फॉलो इन द सेम डे ओनली। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, है ना, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल होता है जो जिसको रीजनरेट किया जा सकता है, मतलब ये वो रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स उनको बोल सकते हैं। वी कैन क्रिएट, क्योंकि हम लोग पेट्रोल डीजल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल है, वी कैन क्रिएट देम, बट बायोफ्यूल जो होता है वी कैन क्रिएट, हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डे अपने आप में होगा। कौन सा दिन होता है? तो दैट इज ऑब्जर्व्ड एज 10th ऑफ अगस्त। 10th ऑफ अगस्त को नेशनल, सॉरी, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। क्यों? सॉरी, अगस्त 9, आई एम वेरी
सॉरी 10th ऑफ अगस्त, है ना। क्यों होता है? क्योंकि ध्यान ये रखिए कि इसमें होता है कि 9 अगस्त को 1893 में सर रुडोल्फ डीजल जो है ना, डीजल इंजन वाले जो हैं, उनके द्वारा क्या किया गया था, उनके द्वारा पीनट ऑयल जो होता है ना, पीनट ऑयल, उससे इंजन रन किया गया। तो दैट वाज द बिगनिंग इन अ वे, मतलब उस समय उनके द्वारा बोल दिया गया था कि दिस इज दी, एक तरीके से आह्वान हो गया था कि द बायोफ्यूल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग। तो उस दिन को ध्यान रखते हुए जो ये बायोफ्यूल डे की तरह इसको मनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे। देखिए 2 दिन होते हैं, एक होता है हिरोशिमा डे दैट इज ऑन 6 अगस्त, और एक होता है नागासाकी डे दैट इज ऑन 9th ऑफ अगस्त। हिरोशिमा एंड नागासाकी, ध्यान रखिए। हिरोशिमा नागासाकी बोथ आर द सिटीज इन जापान, है ना, दोनों की दोनों जो सिटीज इन जापान में है। 1945 में जापान में यूएस द्वारा इन 2 सिटीज पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए। पहला था लिटिल बॉय, उस बॉम्ब का नाम दिया गया, दूसरे का नाम दिया गया था फैटमैन। लिटिल बॉय जो था यूरेनियम बेस्ड था, फैटमैन जो था वो प्लूटोनियम बेस्ड था। दोनों का रिजल्ट क्या हुआ? दोनों का रिजल्ट था डिजास्टर। देखिए 1,40,000 डेथ एंड 74,000 डेथ, ये इमीडिएट डेथ की हम बात करें, बाद के जो रिपरकशन रहे वो रहे। तो ये दिन जो होता है 6th ऑफ अगस्त, इसको हिरोशिमा डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं, और 9th अगस्त जो होता है उसको नागासाकी डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। हिरोशिमा डे एंड नागासाकी डे। क्वेश्चन जब जब पूछे आते हैं तो एक तो दिन अगर पूछे, शुड बी क्लियर टू यू। दूसरा कौन सा बॉम्ब गिराया गया, नाम क्या था उनका। तो यार लिटिल बॉय वाज द नेम ऑफ द बॉम्ब दैट वाज ऑन हिरोशिमा डे, एंड फैटमैन और नागासाकी। ये थोड़ा ध्यान हमको यहाँ रखना होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। क्यों न्यूज में है? क्योंकि क्या हुआ है कि बांग्लादेश में वहां की जो प्राइम मिनिस्टर रही शेख हसीना, उनको वहां से जाना पड़ा, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। शी इज लिविंग इन इंडिया राइट नाउ, एंड उनके द्वारा बोला जा रहा है कि शुड बी गिवन बैक टू बांग्लादेश। तो उनको देश छोड़ना पड़ा। वो उसके बाद में वहां की अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार ने वहां पर शपथ ग्रहण किया। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि वहां के प्रेसिडेंट के ऑफिशियल जो रेसिडेंस है उसको क्या बोलते हैं। ध्यान रखिए 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ पीएम। तो अगर प्रेसिडेंट पूछते हैं तो हमारा आंसर जो है वो पहला वाला है ना। ये प्रेसिडेंट का आवास है। प्रेसिडेंट किसके? बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का आवास, है ना। और अगर आपसे पूछते हैं कि पीएम, तो ये वहां के पीएम का आवास है ना। गौरव भवन जो है वो पीएम का आवास है, और बंगा भवन जो है वहां के प्रेसिडेंट का आवास। बोथ वर इन न्यूज, वाई? क्योंकि जब उनको वहां से जाना पड़ा शेख हसीना को, तो उनका जो घर था, उनका जो आवास था, उसको क्षति पहुंचाई गई। और जब वो शपथ ग्रहण हुआ, तो शपथ ग्रहण नए वाले पीएम का जो हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, क्योंकि यहाँ क्षति पहुंचा दी गई। इस कारण ही हमको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखिए 17 मेंबर इंटरिम गवर्नमेंट, नोबल लॉरेट कहे जाते हैं, अलग अलग लेवल के नोबल लॉरेट है मोहम्मद यूनिस। उनका जो जहां उनको शपथ दिलाई गई है ना, शपथ दिलाई गई थी ये प्रेसिडेंट के आवास में, और ये जो भवन है ये पीएम का उनका आवास होता है। तो दोनों हमें क्लैरिटी से ध्यान होने चाहिए, है ना। द नेक्स्ट इज which decision did Supreme Court overturn with its recent ruling on SC sub classification। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। डिसीजन कौन सा डिसीजन था ये, जो डिसीजन मेड बाय, हाँ, दिस 5 जज बेंच ने 2004 में डिसीजन लिया था। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, रिसेंटली डिटरमाइंड दैट स्टेट्स possess the authority to further categorize SC into डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। मतलब जो एससी कैटेगरी होती है उसमें जो रिजर्वेशन दिया जाता है, उस रिजर्वेशन को भी सब कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग, उस श्रेणी में भी अलग अलग जिसको बोलना चाहिए ग्रुप, सब ग्रुप्स जो है बनाए जा सकते हैं। ये अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया। बट ये जो बोला गया ना, ये इसके पहले फैसला दिया गया था 2004 में, उस फैसले को यहाँ पलट दिया गया है, विच हैज डीम्ड दैट सच क्लासिफिकेशन एज इम्परमिसिबल। पहले बोला गया इम्परमिसिबल इन 2004, नाउ दे हैव परमिटेड दिस। अब जो इसको परमिट किया जा चुका है ना। ये आंध्र प्रदेश जो था ना 2004 में, रूलिंग स्टेम फ्रॉम आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट दिस रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस 1999। तो इट वेंट टू कोर्ट, तब तो बोल दिया गया ना इट्स नॉट पॉसिबल। अब बोला जा रहा है कि इट कैन बी डन। मतलब क्या होता है देखिए, उसका रीजन भी समझ लीजिए। अगर एक कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाता है तो हो सकता है उस कैटेगरी के कुछ सब कैटेगरीज जो हैं उनको ही सारा फायदा मिल जाए।
मतलब लेट्स से कि वहां पर 10 जातियां हैं तो 2 जातियों को सारा फायदा मिलेगा, 8 को फायदा नहीं मिलेगा, तो जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा, क्योंकि उनको जिनको फायदा मिलेगा they'll be strengthening themselves and time to come they'll be taking care of, मतलब उनको सारा फायदा मिलता जाएगा, they'll be benefited। तो फिर अगर सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए और उस कैटेगराइजेशन में डिफरेंट रिजर्वेशन दिया जाए तो वो फायदा जो होगा वो सबको मिलेगा। वही रीजन से यहाँ पर ये ओके किया गया है। तो ध्यान रख लीजिएगा, आंसर यहाँ पर हमारा बी आता है। 2004 का ये केस था जिसके फैसले को यहाँ पर पलट दिया गया है। इंडियन हिमालयन रेंज है ना, इस कवरिंग हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज कवर होते हैं। पहले तो ये ध्यान रख लें कितनी स्टेट्स होती हैं इंडियन हिमालयन रीजन में, 11 स्टेट्स, दीज आर द 11 स्टेट्स एंड दीज आर 2 यूनियन टेरिटरीज। तो 11 और 2 पहले तुमको ध्यान रखना है, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, दीज आर 11 एंड 2, इतना हमको बस पूरा ही है, मतलब कंप्लीट यहाँ पर बात करें। क्यों न्यूज में इसलिए कि देखिए इनके लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो प्लानिंग की जाती है, वो नॉर्मली प्लेन एरियाज की प्लानिंग के अकॉर्डिंग की जाती है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो उस ताल्लुक में इट वाज इन न्यूज, है ना। देखिए क्या होता है, एक्सपीरियंस 40% अर्बन ग्रोथ फ्रॉम ईयर 2011 टू 2021। हिमालयन टाउन्स आर एक्सपांडिंग रैपिडली बट दे रिक्वायर यूनिक अप्रोच for urbanization due to their distinct challenges. But normally what happens, जितने भी मॉडल लगाए जाते हैं, मॉडल्स फ्रॉम द प्लेन एरियाज दे आर नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड, दे आर नॉट एप्लीकेबल हियर, दे आर नॉट इफेक्टिव हियर बेसिकली। तो फॉर दैट रिगार्ड सम स्पेशल प्लानिंग शुड बी डन। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि श्रीनगर और अगर गुवाहाटी की बात करें तो वहां पर रूरल एरियाज में ना उनको वो बढ़ रहे हैं, एक्सपांडिंग रूरल एरियाज, और क्या होता है, इंक्रोचिंग अपॉन ओपन स्पेसेस, तो इट इज डेट्रीमेंटल, दे नीड सम स्पेशल प्लानिंग। कौन से स्टेट्स की बात करें, इंडियन हिमालयन रेंज, जहां पर 2 यूनियन टेरिटरीज और 11 स्टेट्स आते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज एंड दीज आर द 11 स्टेट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन, राइट। Which IITs develop innovative footwear for Indian Armed Forces called Triboelectric Nano Generator, which can generate electricity and provide real-time location tracking. Both are important. वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और लोकेशन ट्रैकिंग जिससे मिलेगी। ऐसे जूते जो है ना वो डेवलप किए गए। किसने डेवलप किया? इट वाज डेवलप बाय आईआईटी इंदौर, है ना। और 10 ऐसे पेयर्स बना, मतलब 10 ऐसे पेयर्स बना करके उनके द्वारा डीआरडीओ को दिए गए हैं, है ना। 10 पेयर्स वर गिवन टू डीआरडीओ, और उसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट जो कमर्शियल उसका डेवलपमेंट होगा इनके द्वारा किया जाएगा बाद में जाके। तो आईआईटी इंदौर इज डेवलप्ड इनोवेटिव फुटवेयर, है ना। दिस 10 शूज इनको कहा जा रहा है। व्हाट दे डू, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद एवरी स्टेप एंड प्रोवाइड रियल टाइम लोकेशन एज वेल, व्हिच इज वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर? दैट इज व्हाई आईआईटी इंदौर द्वारा किया गया। What is the primary objective of पीएम कुसुम योजना? देखिए, टू प्रमोट यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर। अब इसका 3 इसके उपयोग देख लीजिए। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो खुद यूज कर सकते हैं, उसको किसी को बेचा जा सकता है, गवर्नमेंट को बेच सकता है। और दूसरा, इससे हमारा सोलर एनर्जी का विकास होगा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान कुसुम जो बोले, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, है ना। क्यों? प्रमोटिंग सोलर एनर्जी यूज इन एग्रीकल्चर, है ना। इससे क्या होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा ऐसे 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 सिस्टम लगाने के लिए ऐसे सब्सिडी दी जाती है ना। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर वाटर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम टू बूस्ट सस्टेनेबल एनर्जी यूज इन फार्मिंग, एम्स टू जनरेट 10 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी इन इंडिया, है ना। ओवरऑल प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये वही कह रहा था आपको, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज इंक्लूडिंग 50% सब्सिडी फॉर सोलर वाटर पंप्स। मतलब अगर ऐसा कुछ लगाना है अपने खेतों में, किसानों को जमीन जो होती है उसका यूज सोलर पावर जनरेट करने के लिए करना है, तो गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इससे वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोड्यूस करके बेच भी सकते हैं, है ना। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो उद्देश्य है बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस से नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पे जाना, उसका यहाँ पर हम लोग उसको भी हम लोग कवर कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्स, है ना। सेकंड इज सोलर वाटर पंप्स एंड थर्ड इज डिसेंट्रलाइज सोलर पावर जनरेशन। इसके तीनों उद्देश्य यहाँ पर पूरे होते हैं। तो कुसुम योजना रिलेटेड टू सोलर पावर फॉर एग्रीकल्चर। विच आर द फॉलोइंग टॉप द फॉर्च्यून 500 लिस्ट। देखिए, पहले तो दुनिया भर की बात करें तो वर्ल्ड ओवर के हिसाब से देखें तो वॉलमार्ट इज टॉपिंग दिस लिस्ट फॉर लास्ट 11 ईयर्स। कितने वर्षों से? 11 वर्षों से टॉप कर रहे हैं। फॉर लास्ट 11 ईयर्स वॉलमार्ट हैज टॉप द लिस्ट। कंट्री वाइज देखें तो इसमें देखकर आपको अचंभित होंगे कि यहाँ पर जो हम 7 दिस कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो वॉलमार्ट फॉर 11th consecutive years,
followed by Amazon, US, देन देखिए चाइनीज कंपनी, एक चाइनीज कंपनी, दूसरी चाइनीज कंपनी, तीसरी चाइनीज, मतलब टॉप 7 में से 3 आर चाइनीज कंपनीज, है क्लियर? एंड 7th इज एप्पल। हमारे देश की बात करें, देखिए इनका टोटल रेवेन्यू 2023 इन सबका मिला के टोटल रेवेन्यू $41 ट्रिलियन। इट इज मोर देन नो क्या बोलना चाहिए, जीडीपी ऑफ एनी बिगर नेशन। हमारी बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एट द 86th पोजीशन, प्रीवियसली इट वाज 88, नाउ 86th पोजीशन, है ना, विथ रेवेन्यू ऑफ 108.8 बिलियन, राइट, प्रॉफिट ऑफ 8.4 बिलियन। अदर कंपनीज तो LIC एट 95th पोजीशन, है ना, IOCL एट 116 पोजीशन एंड SBI एट 178 पोजीशन, ऑल द अदर कंपनीज आर देयर। तो चाइना की टॉप 7 में से 3 कंपनियां हैं, हमारी कंपनीज की बात करें तो वी आर एट द 86th पोजीशन, क्लियर? Walmart topping it. Who were Indian flag bearers in closing ceremony of Paris Olympics from India? Indian flag bearers in closing ceremony, हम लोग closing ceremony की बात कर रहे हैं, तो closing ceremony की बात करें तो उसमें मनु भाकर एंड PR श्रीजेश। मनु भाकर went on to win 2 medals, है ना, 2 मेडल मनु भाकर ने जीते थे, राइट। PR श्रीजेश he was goalkeeper, it was his last match, है ना। एक मेडल जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल था ना, हमारी इंडियन हॉकी टीम ने जीता। तो अब इनको दोनों जो थे वो फ्लैग बेरर इनको बनाया गया था, है ना, मनु भाकर एंड PR श्रीजेश। ठीक है ना, PR श्रीजेश हॉकी गोलकीपर, मनु भाकर पिस्टल शूटर। 2 मेडल मनु भाकर ने जीते हैं, है ना, हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ विनिंग 2 मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल 2 इनके द्वारा जीते गए थे, और हमारी इंडियन हॉकी टीम थी, इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना। इट वाज PR श्रीजेश का ये अंतिम मैच था, इट वाज हिज लास्ट मैच, अगर आपको याद हो तो इट वाज हिज लास्ट मैच। इन दोनों को भारतीय टीम का फ्लैग बेरर फॉर क्लोजिंग सेरेमनी बनाया गया था। स्टेट हैज लॉन्च हाथी ऐप टू एड्रेस द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। देयर बीन सो मेनी केसेस वेयरिंग दिस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे होते हैं, wherein elephants enter the human areas when humans are living, and वहां पर उनके द्वारा कई बार जो विध्वंस मचाया जाता है उसको अवॉइड करने के लिए आसाम गवर्नमेंट द्वारा ना एक ऐप लाया गया, है ना। आसाम गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग दिस ऐप, दैट इज हाथी ऐप उसको बोला जा रहा है, टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट, उससे बचने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो आसाम गवर्नमेंट हाथी ऐप, इतना ध्यान रख लीजिएगा। अन्नपूर्ति ग्रेन ATM वो रिसेंटली लॉन्च इन ओडिशा। ATM का मतलब क्या होता है कि हम कभी भी किसी समय जाकर के पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ऑन द सिमिलर लाइंस जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके थ्रू अन्न, है ना, ग्रेन्स के लिए भी ऐसा ATM एक बनाया गया है भुवनेश्वर में, है ना, दिस प्लेस मंचेश्वर इन भुवनेश्वर। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड 24/7 एक्सेस टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिशियरीज अन्नपूर्ति ग्रेन ATM, है ना, बाय नेम इट इज, कभी भी जाकर के किसी भी समय जाकर के वहां से ATM से विड्रॉ किया सकता है। Which of the following state is to replace या has replaced now तो गुड मॉर्निंग विद जय हिंद। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा ना 15 अगस्त से, इस साल 15 अगस्त से बोला गया कि गुड मॉर्निंग जो बच्चों द्वारा स्कूल में कहा जाता है उसकी जगह पर अब जय हिंद कहा जाएगा। जय हिंद जो है इट वॉज कॉइन्ड बाय, है ना, इनको सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा कॉइन किया गया। तो दैट विल बिकम अ रिप्लेसमेंट, मतलब गुड मॉर्निंग की जगह दे आर गोइंग टू से जय हिंद इन द स्कूल नाउ। It was done by, declared by Haryana government. Next is, which state government announced to buy all the crops from SP? Again our answer here is Haryana. यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या है? हरियाणा। चुनाव के जस्ट पहले डिक्लेयर किया गया था, तो जितने भी सारी सारी फसलें जो होती हैं, all the crops will be bought at MSP by हरियाणा गवर्नमेंट। जो हरियाणा मिनिस्टर अभी फिर से बन गए हैं, जो नायब सिंह सैनी इज बिकम द न्यू CM, अगेन CM जो बने हैं, उनके द्वारा चुनाव के पहले डिक्लेयर किया गया था, दे आर गोइंग टू बाय ऑल द क्रॉप्स एट द MSP नाउ। मुनाल सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च बाय इसरो बिलोंग्स टू विच नेशन? तो देखिए क्या होता है, इसरो द्वारा कई सारे देशों के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द फैसिलिटी, वी हैव दिस लॉन्च व्हीकल्स, तो दे विल बी मेकिंग सैटेलाइट्स एंड वी आर गोइंग टू प्लेस देम इन द ऑर्बिट्स। तो भी मुनाल एक सैटेलाइट जो है वो नेपाल का सैटेलाइट है, जिसको हम लोग वी आर गोइंग टू प्लेस इन ऑर्बिट। और क्या है ये सैटेलाइट? दिस सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस that tracks the vegetation density across the earth surface. इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए द सैटेलाइट इज बीइंग लॉन्च्ड एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च इट ऑन बिहाफ ऑफ नेपाल। मतलब नेपाल has made the satellite and we are going to launch it for their purpose. मतलब एक तरीके से we are providing them services here,
है ना। नेम ऑफ द सैटेलाइट मुनाल, ध्यान रख लीजिए। Which institution has retained the top spot in both universities and research categories in the 2024 NIRF rating? ध्यान रखिए ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए पूछे आते हैं, तो जो पूछा जाए एग्जैक्टली वो हमारा आंसर होना चाहिए। अगर आपको बोला गया बेस्ट एजुकेशन के ताल्लुक में तो वो मद्रास को दिया गया था, बट हमसे पूछा क्या गया है यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च कैटेगरीज में, इट वॉज गिवन टू ISC बैंगलोर, है ना। ISC बैंगलोर, ध्यान लीजिए। बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर पूछते हैं आंसर शुड बी IIT मद्रास। आईसी बैंगलोर जब होगा, जब हम बात करें बोथ फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड द रिसर्च कैटेगरीज के लिए, आईएससी बैंगलोर, है ना। सिमिलरली अहमदाबाद फॉर टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एम्स न्यू दिल्ली इन बेस्ट मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूशन, है ना। आईआईटी बॉम्बे एज टॉप innovational institutions. So in different categories, different institutes have got the awards. So IIT Madras Best Education Institute and universities में अगर पूछते हैं तो it should be ISC Bangalore. Died parliament of which of the following nation? It was news recently. जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है ना। Then next is India is home to how many of the polluted cities in the world? टॉप 100 अगर polluted cities की बात करें तो भारत की जो है वो अनफॉर्चुनेटली 83 cities of India are among top 100 most polluted cities. प्रदूषित शहरों में 83 जो cities हैं टॉप 100 में से, दे आर फ्रॉम इंडिया ओनली। और ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 99% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, भारत की जो आबादी है वह इस तरीके की सांसें, मतलब इस तरीके के एनवायरमेंट में रह रहे हैं एयर क्वालिटी में, जो कि रिकमेंडेड, मतलब WHO के रिकमेंडेशन से नीचे, बिलो दी रिकमेंडेशन, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन ऑफ WHO। तो 83 आउट ऑफ 100 अनफॉर्चुनेटली दे आर फ्रॉम इंडिया ओनली। Which Indian song was performed by US artistic swimming, जो होती है वहां जो सिंक्रोनाइज स्विमिंग होती है, वो यूएस की टीम द्वारा जो वो स्विमिंग की जा रही थी, जो वो परफॉर्मेंस दिया जा रहा था, उसमें वन इंडियन सॉन्ग वाज यूज्ड एंड दैट सॉन्ग वाज ताल से ताल मिला, AR रहमान द्वारा, है ना। AR रहमान का सॉन्ग है, वॉज म्यूजिक डायरेक्टर फॉर मूवी ताल, है ना। उसका सॉन्ग है ताल से ताल मिला, दैट वाज यूज्ड बाय US टीम ड्यूरिंग द ओलंपिक्स। The next is which film won best feature film award for national? ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, this last time also we have discussed। तुम्हारा आंसर यहाँ पर आतम, है ना। दिस मूवी मलयालम मूवी है जिसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था, इट वॉज मलयालम मूवी, है ना, ध्यान रखिए। दिस बेस्ट फीचर फिल्म। इसके अलावा बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, है ना। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन एंड मानसी पारेख, ना। ये तीन तो एटलीस्ट हमको अच्छे से ध्यान हुए। बेस्ट पॉपुलर मूवी वॉज कंतारा अगेन। इसके अलावा डायरेक्शन के लिए सूरज बड़जात्या, ऊंचाई के लिए इनको दिया गया था, है ना। एनिमेशन के लिए इट वाज गिवन टू दिस मूवी ब्रह्मास्त्र, है ना। एनिमेशन के लिए ब्रह्मास्त्र को दिया गया था। डीज जो अंडरलाइन कर दिए गए हैं एटलीस्ट ये हमको अच्छे से याद हुए। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क ऑफिस। देखिए दो होते हैं, एक होता है जेनेवा ऑफिस, एक होता है न्यूयॉर्क ऑफिस। तो यहाँ पर हमारे पी हरीश जो हैं इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है India's permanent representative to United Nations for New York office. P. Harish should be our answer here. Single one liner. Who has been appointed as the new director of Enforcement Directorate, है ना। तो अभी राहुल नवीन has become the new director of ED। ED के नए डायरेक्टर जो इनको राहुल नवीन को बनाया गया अगस्त 2024 में, है ना। राहुल नवीन न्यू डायरेक्टर ऑफ ED। अपॉइंट एज नेक्स्ट यूनियन होम सेक्रेटरी। तो देखिए पहले अजय कुमार भल्ला थे कुछ समय पहले तक, नाउ गोविंद मोहन has become the new होम सेक्रेटरी। नए होम सेक्रेटरी कौन है? गोविंद मोहन has become the new होम सेक्रेटरी। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे अनाउंस बाय PM मोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 2021 में अनाउंस किया गया था। डे कौन सा होता है? डे होता है 14th ऑफ अगस्त। दिन कौन सा होता है? दिन होता है 14th ऑफ अगस्त, राइट। और ये होता है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। हमारे यहाँ पर उसको पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे की तरह या विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा, बिकॉज ऑन दिस डे हम लोग वी वांट टू रिमेम्बर ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो पार्टीशन के समय जो 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 नरसंहार हुआ था उन लोगों की याद में हम लोग ये दिन मना रहे हैं। तो इट इज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे declared in year 2021 में by PM Modi. Day is 14th of August, the Independence Day of country called Pakistan. Saint Martin's Island belongs to Bay of Bengal, है ना। और बांग्लादेश,
उनको उनका ऐसा आरोप है, शेख हसीना का ऐसा आरोप था कि बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड यूएस चाह रहा था कि उनको दे दिया जाए, एंड दिस लेडी डिड नॉट बज, उनके द्वारा मना किया गया। दैट इज वाई उनकी उनकी वहां से पदवी चली गई, मतलब दैट इज वाई वहां पर वो तख्ता पलट हुआ है। तो बांग्लादेश को बिलोंग करता है, बे ऑफ बंगाल में है सेंट मार्टिन आइलैंड। विच कंट्री इशू इट्स फर्स्ट एवर मेगा क्वेक एडवाइजरी? देखिए जापान जो है ना, इट इज नोन फॉर दी अर्थक्वेक्स, है ना। तो इससे हमारा सिंपल आंसर यहाँ हो सकता है जापान ने मेगा क्वेक ना एक एडवाइजरी कुछ समय पहले रिलीज की थी। जो अर्थक्वेक आया था दैट वाज ऑफ 7.1 मैग्नीट्यूड, बट जो एडवाइजरी रिलीज की गई थी वो मैग्नीट्यूड ऑफ 8 to 9 मैग्नीट्यूड की गई थी। तो दैट बिकेम द फर्स्ट नेशन टू रिलीज अ मेगा क्वेक एडवाइजरी। जापान द्वारा ये एडवाइजरी जो है उसमें पहले रिलीज की गई थी इन मंथ ऑफ अगस्त। नेक्स्ट इज वेयर इज वन of the first flag hoisted on August 15? तो आजादी के समय जो ध्वज इस्तेमाल किया गया था, हॉइस्ट किया गया था, वो एक जो है वन ऑफ दोज फ्लैग हॉइस्टेड देयर हैज बीन प्रिजर्व, डिस्प्ले वहां पर रखा हुआ है। तो दैट इज इन फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम इन चेन्नई। देयर वन ऑफ द दोज फ्लैग्स ना हॉइस्टेड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, मतलब एक्चुअल इंडिपेंडेंस डे अगस्त 15 1947 को किया गया था, वो अभी भी वहां पर है। मेड ऑफ प्योर सिल्क, मेजर्ड एट 12 फीट लॉन्ग एंड 8 फीट वाइड, displayed in the Indian Independence Gallery at the museum में वहां पर रखा हुआ है। तो that should be known, Fort St. George Museum in Chennai, actual flag that was hoisted on August 15 1947, है ना। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसार साइट? तो पहले तो रामसार साइट जो होती है वो क्या होती है? रामसार साइट जो होती है ना वो वेटलैंड साइट्स होती हैं। क्या होती है? दे आर वेटलैंड साइट्स। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड को अगर हिंदी में कहें तो आर्द्र भूमि हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश में समझे तो इट इज दोज प्लेसेस वेर इन द अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑन अ हायर साइड। दे मे बी एट द शोर ऑफ द सी, दे मे बी एट द शोर ऑफ एनी रिवर। तो उसको दलदली इलाके जहां पर पानी ज्यादा होता है उन्हें हम लोग वेटलैंड साइट बोलते हैं। एंड दीज साइट्स आर होम टू मेनी फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज, कई सारे जीव जंतु की होती है वहां पर पाई जाती है। But the wetland sites are also very attractive. This location for वहां पर जिसको बोले बिल्डिंग बनाई जा सकती है, वहां पर हट्स हो सकते हैं, वहां पर रिसोर्ट्स हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो वेटलैंड साइट जो होंगी वो कम होती जाएंगी। ये कम होंगी तो इनके साथ में फ्लोरा पैना जो होता है वहां पर जो स्पीशीज होती हैं, जीव जंतु जो होते हैं वो कम होंगे। तो इनको प्रिजर्व करना आवश्यक है। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए दुनिया भर में, मतलब ओवरऑल दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए तो रामसार एक कन्वेंशन कराया गया था 1971 में। और रामसार जो साइट जो जगह है रामसार, दैट इज इन ईरान, है ना, इन 1971। तो ये अब जिन वेटलैंड साइट्स को इस कन्वेंशन में बुला के उनको बचाने के लिए प्रयास करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको रामसार साइट कहा जाएगा। तो इंडिया ज्वाइन दिस कन्वेंशन इन ईयर 1982 में, भारत ने इसको ज्वाइन किया। और हमारे देश में आज अब तक 85 साइट्स आर देयर जिनको रामसार साइट्स कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा साइट जो होती हैं दे आर इन तमिलनाडु। सबसे ज्यादा साइट जो है यहाँ पर तमिलनाडु हैज गॉट मोस्ट नंबर ऑफ साइट, हैज मोस्ट रामसार साइट 18, फॉलोड बाय यूपी। 10 साइट यूपी में होती है, क्लियर। तो 82 थी, में 3 साइट जो देखें तो अभी बढ़ाई गई हैं। तो टोटल जो है हमारे देश में कितनी हो चुकी है? 85 साइट्स आर देयर। This I've told you, in year 1982 इंडिया ज्वाइन, भारत ने इसको ज्वाइन किया 82 में। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था दैट वाज इन ईरान इन 1971 में कन्वेंशन कराया गया था। तो आपसे पूछते हैं कितनी? 85। दूसरा कहां पर? तमिलनाडु में। हाउ मेनी? 18, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश विद द 10 साइट्स। क्लियर। नेक्स्ट है 15 अगस्त इज नॉट सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखिए 15 अगस्त केवल भारत का इंडिपेंडेंस डे नहीं है, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंस डे ऑफ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड वियतनाम। किसका नहीं है? बहरीन का, है ना। क्योंकि बहरीन को आजादी मिली थी 15 अगस्त को, बट ये मनाते 16 दिसंबर को है। दे सेलिब्रेट ऑन 16th of December, दो दे गॉट इंडिपेंडेंस ऑन August 15 1971। तो बहरीन का इंडिपेंडेंस डे नहीं है। बाकी इट इज साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इनका या वियतनाम, इनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को ही। देन इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 12th of August। हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, शुड बी नोन टू अस। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? है ना, पुण्य सलीला श्रीवास्तव is has become the new health secretary of India। तो जितने अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सिंपल वन लाइनर है, हमको नए अपॉइंटमेंट ध्यान रखना है।
नेक्स्ट इज वो रिसेंटली रिकॉल्ड अराउंड 7 एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो अगर आप अक्टूबर ये अगस्त सितंबर की हालात के हिसाब से देखें तो इसका सिंपल आंसर हमारा होता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ तो उनके द्वारा कई सारे देशों से अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको रिकॉल कर लिया गया था, है ना। तो बांग्लादेश वेंट ऑन टू रिकॉल द एम्बेसडर्स फ्रॉम दीज मेनी नेशंस, है ना। उनके द्वारा ये इतने सारे देशों के एम्बेसडर्स को रिकॉल कर लिया गया था, वापस बुला लिया गया था। विच मेट्रो रिसेंटली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर डेली पैसेंजर काउंट ऑफ 72.38। वेरी सिंपल आंसर, यहाँ पर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो उनके द्वारा एक ही दिन में 72.38, है ना, लाख का ये टारगेट अचीव किया गया था। हाईएस्ट डेली पैसेंजर काउंट ऑफ 72.38 लाख, रिकॉर्ड डेट ऑन August 13, है ना, 2024। ध्यान रखिए आंसर हमारा यहाँ पर दिल्ली मेट्रो होना चाहिए। Then India's Reserve Bank of India ranks at which position around the world? दुनिया भर में हमारी क्या पोजीशन होती है? देखिए आरबीआई जो होता है ना, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। जैसे आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, वैसे फेडरल रिजर्व जो है वो यूएस का सेंट्रल बैंक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है। और इन सेंट्रल बैंक्स के पास जितनी धन अर्जित जितना इनका होता है तो उसमें देखिए सबसे ज्यादा जो है ना वो यूएस फेडरल रिजर्व के पास में। हाउ मच दे गॉट 7.84 ट्रिलियन डॉलर्स, and they print dollars obviously. They got highest 7.84 trillion dollars, followed by Bank of China, People's Bank of China जो उनका सेंट्रल बैंक है with 6 trillion dollars, followed by Bank of Japan 5.5 trillion dollars, followed by Germany, है ना, then France, then Norway, and then followed by Italy, England, Spain and Switzerland। इसके बाद में हमारी बात करें तो वी आर एट द 12th पोजीशन और हमारा है 70.47 ट्रिलियन रुपीस, या रुपीस की बात की अगर इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे करीब करीब 800 बिलियन डॉलर होगा, है ना। 800 बिलियन डॉलर होगा, ट्रिलियन में नहीं जाएगा बट 800 बिलियन डॉलर के अराउंड हमारी वैल्यू आएगी, हमारा आरबीआई का जो धन की बात की जाए वो आएगी। तो वी आर एट द 12th पोजीशन हियर, हम यहाँ पर 12वें स्थान पर है। तो विद दिस वी क्लोज विद टुडेज डिस्कशन वेयरइन वी डिस्कस अराउंड 50 questions from month of September and August, and in coming two lectures आगे के दो lectures में we are going to take more questions from the remaining months, but then the questions जो close to the examination वाले महीने होते हैं वो ज्यादा हमारे लिए important होते हैं, right? So with this I conclude my today's discussion. Hopefully you found this discussion useful enough. ये जो questions आ रहे हैं do revise these questions along with the other two discussions you have taken, other two lectures, they are going to be quite useful for your examination. Now with this I take your leave. Thank you very much. Thanks a lot.